हाय प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम टू फ्यूचर लिंक्स एकेडमी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपने कभी अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा हो या फिर कभी आपने बहुत ज्यादा प्लेइंग की हो या एक्सरसाइज की हो तो आपने इस तरह की साउंड अपनी बॉडी के अंदर से जरूर सुनी होगी। आई एम डैम श्योर कि आपको पता है ये आवाज आपके हार्ट की ही है। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या वर्क करता है और ये अपनी वर्किंग कैसे करता है। ये पूरा एक सिस्टम है और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे हमारे होम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे हमारे घर के अंदर नीचे लगा होता है एक पंप या फिर जिसे हम मोटर भी बोलते हैं। इस मोटर में से बहुत सारी पाइपलाइंस निकल रही होती हैं जो अलग अलग वॉशरूम में, किचन में और अलग अलग जगह पे जा रही होती हैं। ऐसे ही इस मोटर में से भी, इस पंप में से भी बहुत सारी पाइपलाइंस निकल रही हैं। इन पाइपलाइंस को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और तीसरी चीज जो इन पाइपलाइंस में फ्लो करता है, वाटर। और ऐसे ही इन पाइपलाइंस में क्या फ्लो करता है, यस, ब्लड। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम इन तीन चीजों के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे और लंग्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो हम हार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है रिब केज के जस्ट पीछे, बिकॉज वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके बाद वो प्रेजेंट होता है चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। हमें फील ऐसा होता है कि वो हमारी लेफ्ट में है, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। उसके बाद जो हार्ट है वो प्लेस्ड होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके। और जब वो हार्ट बीट करता है, जब हार्ट मूवमेंट करता है, तो वो फ्रिक्शन कर सकता है इस मस्कुलर लेयर के ऊपर। इस फ्रिक्शन को बहुत रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एक फ्लूइड फील्ड लेयर होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस फ्लूइड फील्ड लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के स्ट्रक्चर को और क्लियरली समझने के लिए मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। हार्ट एक कंप्लीटली मस्कुलर ऑर्गन है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये कोन की शेप में होता है, जिसकी अपर साइड ब्रॉडर होती है और लोअर साइड नैरो होती है। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो इसकी लेंथ लगभग लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी ब्रेड्थ लगभग लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग 300 ग्राम्स का होता है। इसको साइज को अगर हमें अंदाजा लगाना हो तो ऐसा कहते हैं कि ये हमारी फिस्ट के बराबर होता है। जैसे कि अगर आप इस हार्ट को अपने हैंड में पकड़ते हो तो वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये तो था हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर। अगर हम हार्ट को यहाँ से बीच में से काट देते हैं तो वो कैसा दिखेगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। अगर हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे अर्थ 4 रूम्स में डिवाइड है और इन 4 रूम्स को हम बोलते हैं चैम्बर। और आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाले दो चैम्बर हैं ये साइज में छोटे हैं नीचे वाले दो चैम्बर से। और जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनका नाम होता है ओट्रियम, राइट ओट्रियम, लेफ्ट ओट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ओट्रियम है उनकी वॉल भी काफी थिन है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, और इनका साइज भी छोटा है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। और यहाँ पर एक लेयर है जो राइट और लेफ्ट पार्ट के बीच में है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। आपको पता है हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होगा, जब ब्लड फ्लो होगा तो राइट और लेफ्ट साइड का ब्लड बिल्कुल मिक्स नहीं होगा इस लेयर के कारण। और ये आपको व्हाइटिश कलर के यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं वाल्व्स। वाल्व्स हम उन्हें बोलते हैं जो ओनली वन साइड फ्लो को अलाउ करते हैं। और ऐसा यहाँ पे क्यों जरूरी है, वन साइड फ्लो यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब हार्ट के अंदर यहाँ से नीचे ब्लड आएगा, उसके बाद जो वेंट्रिकल है ये वाला ब्लड बाहर जाएगा इस रास्ते से। अब आप एक बार सोचो, जब वेंट्रिकल बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा तो कुछ ब्लड यहाँ भी तो जाने की कोशिश करेगा, तो उसे ब्लॉक करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वाल्व्स लगे हुए हैं। जब ब्लड ऊपर से नीचे आता है तब ये उसे आने देता है, बट जब नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है तब ये क्लोज हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वॉल्व्स कैसे क्लोज और ओपन होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कुछ ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। अब ब्लड वेसल्स मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली वो जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आ रही है। जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है उन्हें हम बोलते हैं वेन्स। और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के बाहर लेके जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। अगर एक की बात करें तो आर्टरी। आओ हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने अभी सीखा है ऐसी कोई भी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके आ रही है उसे हम बोलते हैं आर्टरी। और वेन्स हम उन्हें बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है। ठीक है।
चलो आप यहाँ पे पहचानना, देखो ये एरो है, इस एरो से क्या पता लग रहा है कि ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है और उसे हम क्या बोलते हैं, वेन। तो ये क्या होगी, एक वेन जिसका नाम है सुपीरियर वीना कावा। और आप देखो कि ये जो है, ये तीन वेसल्स ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जा रही है, तो ये क्या होगी, आर्टरीज। ये भी ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जा रही है, तो ये भी क्या होगी, आर्टरी। ये भी क्या होगी, आर्टरी। ठीक है, ये देखो ये ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आ रही है, तो ये क्या होगी, वेन। ये ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जा रही है, तो ये क्या होगी, आर्टरी। ये ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आ रही है, तो ये क्या होगी, वेन। ओके, आई होप आपको आर्टरीज और वेन्स के बीच का फर्क पता लग गया है। अब हम आर्टरीज और वेन के बीच के स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाती है और वेन ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाती है, हार्ट के अंदर लेके जाती है। सेकंड पॉइंट जो आप यहाँ देख सकते हो, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरी की जो वॉल्स हैं वो कितनी थिक हैं, और जो वेन की वॉल्स हैं वो काफी थिन हैं एज कम्पेयर टू आर्टरी। तो हमें लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वेन के अंदर वॉल्स हैं, जो जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं इन्हें हम वॉल्स बोलते हैं, ये भी। बट आर्टरीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखो आर्टरीज थिक वॉल्ड क्यों होती हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाना है और हार्ट बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर धकेलता है। और अगर वो बहुत पतली होंगी तो हो सकता है वहां पे रप्चर कर जाए, वो पंचर हो जाए वहां पे। ओके, सो इसीलिए आर्टरीज बहुत थिक वॉल्ड होती हैं और वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। और थर्ड पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हो कि वेन के अंदर वोल्स होते हैं। वोल्स का काम क्या होता है कि वो हार्ट को बैक फ्लो नहीं होने देते। मतलब अगर एक बार हार्ट यहाँ से इधर चला गया तो वो बैक फ्लो होके यहाँ पे नहीं आ सकता, ये वोल्स का काम होता है ना। तो अब वेन्स के अंदर तो वोल्स हैं बट आर्टरीज के अंदर वोल्ट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बाहर लेके आते हैं और हार्ट बहुत प्रेशर लगाता है, ब्लड के वापस आने का चांस ही नहीं है। बट जबकि बोल्स के अंदर ऐसा हो सकता है, जब हमारी आर्टरीज ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है बॉडी की तरफ, तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड बैक फ्लो करे, तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं। आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत हाई प्रेशर के अंदर फ्लो होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो होता है, जबकि वेन्स के अंदर प्रेशर इतना हाई नहीं होता। आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो वो जर्ग्स में, झटकों में फ्लो होता है। जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूस पंपिंग नहीं करता, वो जर्ग्स में, झटके में वो थोड़ा थोड़ा ब्लड करके बाहर निकालता है। तो जो ब्लड फ्लो होगा वो जर्ग्स के फॉर्म में फ्लो होगा। नेक्स्ट है, जो आर्टरीज हैं वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे बोलते हैं जिसके पास ऑक्सीजन चिपकी होती है, और डीऑक्सीजनेटेड उसको बोलते हैं जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड चिपकी होती है। तो जो वेन्स है वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं और आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन। और ये क्या होती है, ये वाली आर्टरी है इसे बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी, और जो ये वाली वेन है इसे बोलते हैं पल्मनरी वेन। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, जब आर्टरी डिवाइड होती है और उसके बाद वो रीडिवाइड होती है कुछ और ब्रांचेस के अंदर। इस रीडिवीजन के कारण आर्टरीज इतनी पतली हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि अगर आप उसका सरफेस देखोगे तो वो सिंगल सेल्ड लेयर बन जाता है। और जो ये आर्टरीज का थिन नेटवर्क है इसे हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, जो एक नेटवर्क बना लेता है। और ये नेटवर्क बना लेता है हमारी बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था कि एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। मैं आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, हमने वहां पर देखा था कि एल्वियोलाई के आसपास बहुत नेटवर्क था ब्लड कैपिलरीज का, और इससे क्या फायदा होता था, इन ब्लड कैपिलरीज के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से एल्वियोलाई के अंदर इजीली ऑक्सीजन दी जा सकती थी और कार्बन डाइऑक्साइड ले जा सकती थी। और ऐसे ये ब्लड कैपिलरीज अलग अलग ऑर्गन्स के पास होती हैं, जिसके कारण कुछ मटेरियल्स एक्सचेंज हो सकते हैं। उसमें फूड हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ब्लड प्लाज्मा हो सकता है, और अदर थिंग्स भी हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो नेटवर्क है ये दोबारा से रिकोलेक्ट होता है और वो दोबारा से एक और ब्लड वेसल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वेन। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट ब्लड कैपिलरीज। और आगे हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। तो आज बच्चों हम अपना ब्लड बनाना सीखते हैं। अगर आपको अपना ब्लड बनाना है तो आपको चाहिए 55% प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक पेल येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, और इस पेल येलोइश कलर फ्लूइड के अंदर 92% होता है वाटर, 8% इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं। और वो सोल्यूट किस टाइप के अंदर होते हैं,
उसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स और सोर्स और हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इससे बन जाता है ब्लड प्लाज्मा। ओके, उसके बाद जो बाकी के 45% हैं उसके अंदर होते हैं आरबीसीज, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, और उसके अंदर होते हैं डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स जो इस तरह के शेप में होते हैं। चलो अब हम इन तीनों सेल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। आप इन्हें लो और आप मिक्स कर दो और आपका ब्लड तैयार हो जाएगा। आगे हम इन तीनों सेल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके बच्चों, अगर आरबीसीज की बात करें, सबसे पहले अगर हम उनकी शेप देखते हैं तो आपको ये उनकी शेप दिख रही होगी, वो बाइकनकेव शेप है। जैसे आपने देखी होगी एल्पेलिबे की जैसी टोपी होती है ना, कुछ वैसी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसकी शेप है बाइकनकेव। और इसके अंदर एक बहुत खास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसीज को रेड कलर देता है, और आपको इसकी एक स्पेशलिटी तो पता ही है कि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर आप आरबीसीज की हेमोग्लोबिन की अमाउंट का पता करना चाहते हो जो कि इसको रेड कलर देता है, तो अगर आप किसी की बॉडी का 100 ml का सैंपल लेते हो तो उसके अंदर 15 ml हेमोग्लोबिन होता है। और अगर हम आरबीसीज की काउंट की बात करें तो लगभग लगभग 5 मिलियंस के आसपास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी पर एमएल। 1 ml के अंदर 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। और अगर हम आरबीसीज का लाइफ स्पैन देखते हैं तो अगर कोई आज रेड ब्लड सेल्स नवा बना है तो 128 डेज तक जिंदा रहता है लगभग लगभग। सो चलो नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज अलग अलग शेप के अंदर आते हैं, कोई सर्कुलर, या आप देखते हो कि डब्ल्यूबीसीज अलग अलग टाइप के होते हैं और इनकी अलग अलग शेप होती है। और अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर कलर दिखाया गया है, बट ऐसा मानते हैं कि वो ज्यादातर कलरलेस होते हैं। और अगर हम उनकी काउंट की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज लगभग 5000 टू 8000 होते हैं पर एमएल ऑफ ब्लड। ओके, अगर हम उनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी आज बना है वो 12 आवर्स टू सेवरल डेज तक जिंदा रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का लाइफ स्पैन काफी कम है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारी बॉडी में बाहर से जितने भी जम्स आते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं, उनसे नहीं लड़ना पड़ता है। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स का कलर ऐसा माना जाता है, ब्लड प्लेट्स का जो कलर होता है ये कलरलेस होते हैं, और इसके शेप ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। अगर हम इसके काउंट की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर 1.5 लाख, रिमेंबर इन लाख, टू 4.5 लाख तक के हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं पर एमएल। और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, इनका लाइफ स्पैन 7 टू 10 डेज तक होता है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन से, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ ब्लड के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप का ब्लड फ्लो करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कंटेन्स ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो ब्लड है जो थोड़ा सा ब्राइट है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो थोड़ा सा डार्क है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब मैं सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, सो बच्चों जैसा कि आप जानते हो ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो राइट एट्रियम। और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं लंग्स। आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक होते हैं हमारे लंग्स, और लंग्स का काम आपको पता ही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमारे ब्लड को, और रिवर्स भी ट्रू है। और उसके बाद एक और पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारी पूरी बॉडी। इस पूरी बॉडी में हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स आगे, हमारे लेग्स, आर्म्स, स्टमक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, ठीक है। तो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीखा था कि लंग्स से बाहर जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर होके आया है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से वाल्व्स के जरिए ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है बॉडी के अंदर। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारी बॉडी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेती है। आपको याद होगा हमने रेस्पिरेशन के अंदर एक रिएक्शन सीखी थी, आपको याद होगी रिएक्शन कि रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। तो अब जो हमारी बॉडी है वो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है हमारे राइट एट्रियम के अंदर।
राइट ओट्रियम से वो जाती है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो जाती है लंग्स के अंदर। और आपको पता ही है लंग्स का फंक्शन क्या होता है, वो इस ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देता है और वहां से ऑक्सीजन ले लेता है एल्वियोली के जरिए, शायद आपको याद होगा, और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। सो इस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। और बच्चों इस टाइप की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो अगर सपोज ये ब्लड का एक सेल है, तो एक बार तो वो यहाँ से जाएगा हार्ट के अंदर, मतलब वो पहले तो एक बार हार्ट के अंदर गया, फिर वो यहाँ वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी में आएगा, और वो यहाँ से होते हुए दोबारा से फिर हार्ट में आएगा, और फिर यहाँ से बाहर जाके यहाँ तक पहुंचेगा, और फिर यहाँ से बाहर आएगा। मतलब कि एक ब्लड का सेल दो बार हार्ट में से गुजरा, एक बार तो जब वो ऑक्सीजनेटेड था, और दूसरी बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड था। अब क्योंकि सेम ब्लड अपनी साइकिल कंप्लीट करने से पहले दो बार हार्ट से निकल रहा है, इसलिए हम इस टाइप की सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जो ये सर्कुलेशन है ये दो पार्ट्स में होती है। एक सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी के बीच में है, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलो हम इसी टाइप की सर्कुलेशन को अपने हार्ट के डायग्राम में देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम में ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं विद कंपैरिजन ऑफ दिस डायग्राम, तो आप देख सकते हो लंग्स से ऑक्सीजन जाएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर बाय अ वेन, और इस वेन का बहुत खास नाम है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और उसके बाद हमने देखा था ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है कि इन वोल्स के जरिए ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ओके, उसके बाद हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड देखो यहाँ से बाहर आ रहा है, और वो जा रहा है बॉडी के अंदर। यहाँ से देखो इस पाथ के जरिए ये ब्लड जा रहा है बाहर ओर्टा के जरिए बॉडी की तरफ, तो ये आएगा टुवर्ड्स बॉडी। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे बॉडी ने उसे यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से देखो जा रही है राइट एट्रियम के अंदर। बॉडी से ब्लड बाहर आएगा और वो इंटीरियर वीना कावा के जरिए जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, और यहाँ से भी सुपीरियर वीना कावा के जरिए राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद राइट एट्रियम से ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो यहाँ से ब्लड इसके जरिए जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल से आप देख सकते हो कि ब्लड बाहर जा रहा है लंग्स की तरफ कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से इसके जरिए ब्लड बाहर जा रहा है लंग्स की तरफ विच इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये था हमारे हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। बट इसके अंदर हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो जब भी हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो वो एक्सपैंड करेगा, मतलब कि अगर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसकी वॉल्स यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेंगी, मतलब कि वो एक्सपैंड करेंगी। ऐसे ही सेम जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो इसकी वॉल्स भी बाहर की तरफ एक्सपैंड करती हैं, और इस एक्सपेंशन का ब्लड को अपने अंदर भरने के लिए जब ये वॉल्स एट्रियम की एक्सपैंड करते हैं, इसे हम बोलते हैं डायस्टोल। डायस्टोल हम उसे बोलते हैं जब हमारी एट्रियम एक्सपैंड करता है। उसके बाद देखो उसके बाद एट्रियम ने ब्लड भेजना है वेंट्रिकल की तरफ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि एट्रियम की वॉल्स अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है ताकि ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा जा सके, और इसका एक खास नाम है, इसे हम बोलते हैं सिस्टोल। और यही सेम काम वेंट्रिकल भी करता है। जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो इसकी वॉल्स एक्सपैंड करती हैं, और जब वेंट्रिकल ने ब्लड को बाहर निकालना होता है तो इसकी वॉल्स यहाँ से फोर्स लगाती हैं और वो ब्लड को बाहर पुश करती हैं। इसे हम बोलते हैं सिस्टोल। सो डायस्टोल और सिस्टोल, डायस्टोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब जब हार्ट के चैम्बर्स की वॉल एक्सपैंड करती हैं, और सिस्टल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एट्रियम की भी और वेंट्रिकल की भी। ओके, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो यहाँ पर दिखाया गया है डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल क्या है, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हो रहा है उस वक्त इसकी वॉल्स एक्सपैंड कर रही हैं, इसे हम बोलते हैं डायस्टोल। और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि वेंट्रिकल्स की वॉल ब्लड को बाहर पुश कर रही है, और इसे हम बोलते हैं सिस्टोल। एट्रियम भी डायस्टोल सिस्टोल करते हैं और वेंट्रिकल भी डायस्टोल और सिस्टोल करते हैं, बट एट्रियम का इतना फोर्सफुल नहीं होता, वेंट्रिकल का बहुत फोर्सफुल होता है। तो
वेंट्रिकल का एक बार डायस्टोल करना और सिस्टोल करना, मतलब एक बार एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। और हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर 72 टू 75 टाइम्स ये काम करता है, मतलब हमारा हार्ट 72 टू 75 टाइम्स एक मिनट के अंदर हार्ट बीट करता है। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा हार्ट लगभग लगभग 200 टाइम्स तक भी जा सकता है। और अगर हम स्लीप कर रहे हैं, हमारे स्लीपिंग टाइम में वो सिर्फ 45 टाइम्स तक हार्ट बीट करता है। और अगर हम ब्लड के अमाउंट की बात करते हैं कि एक हार्ट बीट के अंदर कितना ब्लड अपने अंदर फील करता है या कितना ब्लड वो अपने अंदर से बाहर पंप करता है, तो वो है 70 ml ब्लड एक हार्ट बीट के अंदर बाहर पंप करता है। और अगर हम इसको 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 5040 ml, मतलब कि 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट एक बार में पंप कर देता है। और अगर हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर ही ब्लड होता है, मतलब लगभग लगभग 5040 ml, और हमारा हार्ट सिर्फ एक मिनट के अंदर ही उस पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर देता है जितना हमारी बॉडी के अंदर है। ओके, एंड आई होप यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और कंसेप्ट को ब्यूटीफुली समझने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।